पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि वैदिक सभ्यता प्रारंभ कैसे हुआ, आर्यों का आगमन होता है, और आर्यों का आगमन के साथ साथ हमने देखा था कि क्या क्या मत है। मैक्स मुलर साहब का मत, दयानंद सरस्वती का मत देखा था, उसके बाद सीमदास का मत देखा था हमने, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का मत देखा था, बोगस अभिलेख की बात की थी। उसके बाद हमने ये भी साहित्यिक साक्ष्य में बात किया था ओसीपी पीडब्ल्यूजी, चाहे चर्चा नहीं किया था, देख लीजिएगा ओसीपी और पीडब्ल्यूजी क्या है। तो ध्यान रहे ये आपका ऑरेंज कलर पोर्ट्रेट है ना, आपका मृदभांड का है ये, और पेंटेड ये चित्रित हिंदी में लिखते हैं चित्रित दूषर मृदभांड, और है आपका गौर वर्णी मृदभांड, ये भी मिले हैं। ये पूर्व वैदिक काल से माने जाते हैं। सीधा सीधा सवाल आएगा, अब क्या है मैं समझा दूंगा, पहले ये याद कर लीजिए। आप लोग एमसीक्यू याद करने में बहुत कमजोर दिख रहे हैं, नंबर आने चाहिए थे 50 में से 48 आए नहीं आप लोगों के। प्रिंटेड ग्रे यानी कि यह आपका है उत्तर वैदिक काल का कालानुक्रम। मेरे दोस्तों आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, ये जो कालानुक्रम है ये 1500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व की बातें मानी जाती है। खास करके 1500-1600 ईसा पूर्व में गौर वर्णी मृदभांड मिले हैं, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 साल के बाद ईसा पूर्व के बाद की बातें जो है पीडब्ल्यूजी चित्रित दूसर मृदभांड, एक ये दो बातें, और दूसरा आपका बोगस अभिलेख। ये दो आपका साहित्यिक स्रोत में बोगस अभिलेख, ये दो आपके साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत की बातें हमने की थी। वैदिक सभ्यता का मूल आधार जो रहा है पुरातात्विक ना होकर के आपका साहित्यिक स्रोत रहा है। साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था चारों वेद के विषय में। चारों वेद के ब्राह्मण कौन से हैं ये हमने देखा था। तो भैया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बातें हमने कर ली थी। 4 प्रकार के वेद हैं। पहला 3 वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेदों में से है। उसके बाद का वेद जो है आपका वो बाद में लिखा गया। ऋग वैदिक काल पूर्व वैदिक काल का ज्ञान हमें देता है, उसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वेद पर आधारित है। फिर हमने इन वेदों के ब्राह्मण देखे, इन वेदों के उपवेद देखे, इन वेदों का हमने फिर बाद में इनका ब्राह्मण कर्ता देखे कौन है। उसके बाद इन वेदों में क्या क्या कंटेंट है उसको समझने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे हम आएंगे और एक एक करके हम सबसे पहले पूर्व वैदिक काल की चीजों का अध्ययन करेंगे, विस्तार से इन चीजों को देखना शुरू करेंगे। और पूर्व वैदिक काल सबसे पहले ये देखें इनमें से आधारित किसके है, तो ऋग्वेद पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है। पिछले क्लास में अगर कोई जुड़ नहीं पाते हैं लाइव में कम से कम, तो आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप वापस से दोबारा से इस क्लास को जैसे ले रहे हैं उससे पहले आप देख लिया कीजिए एक बार जाकर के। उससे क्या होगा, मतलब पुराने क्लासेस को, उससे ये होगा कि आपको अच्छे तरीके से आज के क्लास की कनेक्टिविटी पता चल जाएगा। अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। लैटर वैदिक में बहुत बाद में आपका एनपीडब्ल्यू मिला था, बिल्कुल ऑर्चिड कलर पोट्री, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं हम अब और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद में का डिस्कशन शुरू करेंगे करना। ऋग वैदिक काल का हमें जानकारियां देता है। अब ऋग वैदिक काल की जानकारियों के संदर्भ में अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद क्या है, इसके रचयिता कौन है, ये सारी बातें। तो देखिए अब ऋग्वेद श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है कि जो चीजें सुनकर आगे बढ़ी हैं, श्रुत बोलते हैं, ऋचाएं, श्रुत, तो श्रुति ही कहा जाता है पूरे वेद को। तो ये आपका कहने को यहां से आप बात ये दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका जो रचना हुआ है वो आपका श्रुति के बेसिस पे लिपिबद्ध बाद में हुआ है ना। कृष्ण देवयान नामक व्यक्ति का श्रेय जाता है। ये संकलन कर्ता कहलाते हैं वेदों का। तो अगर आपसे सवाल आए कि वेदों के संकलन कर्ता कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर
उत्तर जो होगा वो होगा कृष्ण द्वैपायन। ऋग्वेद में कितने मंडल यानी चैप्टर हैं? तो 1 से लेके 10। मेरे प्यारे बच्चों 1 और 10 जो है ये बाद में लिखे गए हैं। 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीनतम है, फिर 8 और 9 का विकास होता है, और इसमें 10, 1 और 10 दोनों बाद में एडेड है। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका सीधा उत्तर मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक में आपका क्या है कि 1 से लेकर 1 और 10 क्या है, तो 1 और 10 आपका बाद में लिखा गया है। सबसे प्राचीनतम 2 से 7 तक है, इस एक ही कालानुक्रम के माने जाते हैं। 8 और 9 बाद में डेवलप करके लिखे गए, और 1 और 10 सबसे बाद में आए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, तो सबसे आधुनिकतम वेद कौन है? सबसे आधुनिकतम वेद यानी सबसे मॉडर्न, सबसे एंशिएंट हो गया आपका ऋग्वेद, और सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न हो गया आपका अथर्ववेद, जिसके विषय में आपको जानकारी हमने उपलब्ध करवा दिया था। अब इसमें बोला जाए कि 10 मंडल हो गए, अब इसमें कितने श्लोक हैं, तो इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। 10,500 मोटा मोटी आप पकड़ के चलेंगे। अब इसमें श्लोक लिख रहा हूं, और इसमें 10 मंडल है, और इसमें सुक्तियों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कुल 10 मंडल है, उसमें 1028 सुक्त है, ये श्लोक है। इतना फैक्ट जब बहुत है, 1028 सुक्तियां हैं, उसमें 1017 प्लस 11, 1017 है जो प्राकृत कहलाते हैं, यानी सुक्त शाकल, और 11 बाल खिल्य कहलाते हैं। ये शाकल है, और बाल खिल्य जो बाद में लिखे गए हैं, जो इसमें है ही नहीं, मौलिक वेद में है ही नहीं। ठीक है, तो 1028 टोटल सुक्तियों का चर्चा हमें करना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैदिक साहित्य को हम श्रुति कहते हैं, सुन के लिखा गया है। किस द्वापायन इसके संकलन करता है? 10 मंडल है, 2 से 7 प्राचीनतम है, 8 और 9 आप याद कर लीजिएगा बाद में डेवलप हुआ, 1 और 10 सबसे बाद में, या कह सकते हो 2 से 9 तक ही प्राचीनतम मान लो। ज्यादा चीजें याद करोगे ज्यादा कंफ्यूजन। नंबर ऑफ श्लोक कभी आपको पूछा नहीं जाता है, इसको लेकर विवाद ही रहता है। सुक्तियां 1028 है, उसमें से 1017 प्लस 11। डाटा याद करते चलिएगा, आप याद सही से नहीं कर रहे हैं। अब बात करें आपको इसमें से कि इन मंडलों में हमें कौन कौन से विशेष रूप से याद कर लेने का जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा भी याद मत करिए, और बहुत कम भी याद मत करिए। तो क्या क्या याद करिए? 4 कम से कम आपको अच्छे तरीके से याद होना ही चाहिए। तीसरा याद रखिए, 7वां याद रखिए, 9वां याद रखिए, और 10वां याद आपको होना चाहिए। मिनिमम आप इतना कंटेंट याद रखिए कि इसमें कौन से में क्या क्या है। तो देखिए, आप में से किसी को याद हो तो फटाफट बोलेंगे तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो तीसरे मंडल से हमें ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र का प्राभ्यास से लिया गया है, ज्ञान होता है, गायत्री मंत्र यहां से उद्धृत किया गया है। अब गायत्री मंत्र के रचयिता यहाँ पे कौन है? तो तीसरे मंडल पे प्रभाव वैसे रहा भी बहुत ज्यादा है। किसका प्रभाव रहा है बहुत ज्यादा? तीसरे मंडल पे गायत्री मंत्र जो लिखा गया उसमें तो विश्वामित्र साहब का प्रभाव रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो आप उत्तर कर दीजिएगा विश्वामित्र। अब बात है कि 7वें मंडल में क्या है, तो 7वें मंडल में मेरे दोस्त दशराग्य का युद्ध है। अब समझना चाहेंगे दशराग्य का युद्ध क्या है, समझा देता हूं पहले पूरा करके। 9वें मंडल में आपका सोम रस, सोम के विषय में मिलता है इसकी विद्या, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कैसा था ये सारी बातें आपको भी बताऊंगा। तो ये 4 चीजें कम से कम आप याद रखिएगा, मिनिमम है ये। देखो एक बात आपको और बता दूं, हम बहुत ज्यादा इसलिए भी डीप में नहीं जाएंगे इन चैप्टर्स में कि पूरा जो प्राचीन भारत है आपको पढ़ना, वो पूरे प्राचीन भारत में बौद्ध, जैन, मौर्य इन सब तो पढ़ते हैं, इनसे 3-4 क्वेश्चन आता है।
गुप्त वैद रहस्य, बिहार से जुड़ा हुआ भी 3-4 क्वेश्चन आएगा, और 1-2 सवाल आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से। मेंस में आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो हम बिल्कुल उसी कंटेंट को ज्यादा पढ़ेंगे जिससे ज्यादा सवाल आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये कहेंगे अभिजीत कि आप माइक ऑफ कर लीजिए। क्लास में अगर आप अपना माइक ऑन करेंगे तो आवाज क्रैश करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर माइक। विश्वामित्र वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री बन टोटल याद कर लें, टोटल याद कर लें, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन टोटल याद करके चीजों को दिमाग में रखना बहुत मुश्किल रहता है। नीरज कह रहे हैं 10,580 हाँ एनसीईआरटी में है, 560 भी पुराने वाले एनसीईआरटी में था, तो टैक्स बदलते रहते हैं, है ना। चले, अब ये यहां तक आप चीजों को याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, रचनाकार विश्वामित्र है। यह किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता, सविता किसे बोला गया है? सूर्य को। तो या तो सूर्य ऑप्शन में हो तो सूर्य करिएगा, नहीं तो किसको करिएगा? सविता। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब आते हैं दशराग्य का युद्ध। दशराग्य का युद्ध क्या हुआ था? तो राजा सुदस वर्सेस दसजन्य कबीला था। अब इस दसजन्य कबीला का नेतृत्व कर रहे थे विश्वामित्र। आपको याद हो, इसके पीछे का स्टोरी यह है कि राजा सुदस के ही गुरु रहते हैं विश्वामित्र। किसी कारण से इनको हटा के गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु नियुक्त कर दिया गया था। इससे नाराज होकर के विश्वामित्र ने बाकी कबीलों को संगठित करके राजा सुदस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। लेकिन इस युद्ध में विजय होते हैं राजा सुदस, इनका होता है जीत, ये हार जाते हैं। राजा सुदस के बाद फिर आपका विजय के बाद भरत नाम के कबीला इसमें प्रमुखता से पार्टिसिपेट करते हैं, और शायद ये माना जाता है कि उसी तरीके से फिर अपना भारत नाम पड़ता है। वो एक अलग विषय वस्तु है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशिनी नदी के किनारे हुआ था। और परुशिनी नदी वर्तमान में किस नदी से लेना है अपने इसको? तो रावी नदी से लेना है, यानी पारुशनी, पारुशनी नदी का ही नाम रावी है। ऐसे बहुत सारे नदियों का नाम आएगा जिसके वैदिक नाम और वर्तमान नाम हम याद करेंगे, और वहां से ऐसे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, तो चिंता मत करिएगा। अब अगर बात करें कि 9वें मंडल में क्या लिखा गया है, 9वें मंडल किससे संबंधित है? तो सोम देवता है, इनसे संबंधित है, और एक सोम रस का भी जिक्र मिलता है वहां पे, तो उसका विधियों का भी वर्णन किया गया है। तो ये 9वें मंडल में है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, और कहां से लिया गया है? तो पुरुष सूक्त से लिया गया है। ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जहां से वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, इनके ब्राह्मणों को लेकर के चर्चा हम आपके साथ कर चुके थे। तो अब आपको ये ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है याद करते चले। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौस्तिकी, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण कर्ता कौन है, या कर्ता कौन है? होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयु, ऋग्वेद से बढ़ेगा आयु। ऋग्वेद में वर्णन किस चीज का है? तो ऋग्वेद में आपके ऋचाएं, श्लोक है और इत्यादि का संकलन एवं वर्णन है। और ये सारे के सारे चीजें क्या है? तो वैदिक संहिताएं सारी श्रुति कहलाती हैं। यहां तक सबको याद हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको याद करते चलना है। सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन है, गद्य पद दोनों में है, इसे चंपू वेद कहते हैं। ऋग्वेद से अष्टोमा शतगम्य भी लिया गया है, और इसी चीज में ये कह रहे हैं अविनाश जी के बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं आप लोगों का, या किसी को और
लगता है कि चलने देते हैं क्या, हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे क्लास लंबा हो जाएगा। देखिए नहीं, क्लास में आए ही इसके लिए हैं। तो नीरज भी सही है और अविनाश भी सही है। कुछ किताबों में नीरज ऐसा आपने पढ़ा होगा और कुछ किताबों में अविनाश ने ऐसा पढ़ा होगा। तो आप देखेंगे कि उपनिषद वेद से बहुत बाद में आता है। एक और बताया था, पहले वेद आया, फिर वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ आए, और वेद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक ग्रंथ आया, और फिर आएंगे बाद में उपनिषद। आप बोल रहे हैं बृहदारण्य उपनिषद, वेद में सबसे प्राचीन वेद। अगर आपको दो बातें होती है यहाँ पे, पूरा का पूरा श्लोक को अगर कंप्लीट किया जाए तो क्या है, अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। अगर कंप्लीट बोला जाए ना तो ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया जाए और अविनाश सही हो जाएंगे। और सिर्फ अस्तो मां सदगम्य की बात बोला जाए तो लिया गया है ऋग्वेद से, और यहाँ पे नीरज सही हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं, आप दोनों सही हैं। जनरली हिस्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा गलती नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो उपनिषद क्या है, तो उपनिषद में सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति और जीवन का लक्ष्य जो बताया गया है वो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, और दार्शनिक पक्ष दर्शाया गया है कि हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है। इहलौकिक से परलौकिक चीजें होती है, वेद के अंदर इहलौकिक होती है। यहाँ पूजा पाठ का तात्पर्य होता है संसारिक सुख को प्राप्त करना। तो आपको गाय बहुत सारा हो जाए हमारे पास, हमारे बच्चे बहुत सारे हो जाए, इस सब चीजों का सुख है, सुख अमोद प्रमोद का जीवन बीते, हमारे पास सब कुछ हो। इन चीजों के लिए आपका सादा का सादा अनुष्ठानिक प्रक्रिया रही है। बाद में अनुष्ठानिक प्रक्रिया में राजत्व का सिद्धांत आ जाता है, 2-3 सिद्धांत होता है, उसका वर्णन करने का जरूरत मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन इतना बता दूं कि दार्शनिक पक्ष आता है उपनिषद में, वर्णन बताया था हमने, वेद का ही आपका जो विस्तार है, वेद के ही नॉलेज का जो विस्तार है, इस नॉलेज को आम जन तक पहुंचाने लायक हालात में वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और अरण्यक वो है जब वन गमन के दरमियान, अरण्यक, अरण्यिका कहा जाता है सरस्वती को, जंगल की देवी मातृ थी, वैदिक सभ्यता में इनका स्थान आ चुका था, और अरण्यक जंगल को बोलते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम के दरमियान जो किताबें लिखी गई थी वो अरण्यक, और फिर ये उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है दार्शनिक ज्ञान, गुरु के समक्ष बैठ के जो दार्शनिक ज्ञान, जीवन का जो समझ विकसित होता है, जीवन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द लाइफ व्हिच इज अंडरस्टूड इन फ्रंट ऑफ द डियर लॉर्ड होली गुरुज। तो वो आपका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उपनिषद का। तो क्लियर हो गया दोनों, बृहदारण्य उपनिषद से अस्तो मां सदगम्यम तमसो मां ज्योतिर्गम्यम, कंप्लीट श्लोक वहां किया गया था इसको, और ये चीजें वहां रही थी। क्लियर है? बाकी लोग इस समय इन चीजों में बोर ना हो, नॉलेज लेवल अपना बढ़ाए, ये चीजें बहुत उपयोगी है। मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं, किसी भी स्टूडेंट्स का गलती से माइक अगर ऑन रह रहा है तो प्लीज वो अपना माइक ऑफ रख लें, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज मिलने में दिक्कत होने लग जाएगा। तो दोस्त एक चीजें आपको और भी याद करवाया जा सकता है। हमने आपको कल याद करा दिया था सारे वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, तो सारे वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लिया था, तो आप अरण्यक और उपनिषद भी याद कर लो। वेद याद हो गया, उनका ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लिए, तो अरण्यक भी याद कर लो। पूछ सकते हैं सवाल, हमें लग रहा है इस बार डीप क्वेश्चन जाएंगे। ऋग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यजुर्वेद, उसके बाद आपका सामवेद और आपका अथर्ववेद, और इनके मैं लिख दे रहा हूं यहां पे अरण्यक, ध्यान दीजिएगा, और इधर लिख दे रहा हूं इनके उपनिषद। इसी में आपको आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस किस चीज में क्या क्या चीजें डाली गई हैं। क्लियर है? तो अगर ब्राह्मण की बात करूं तो आपने याद कर लिया था, ऐतरेय कौशिक इसका याद कर लिया था, इसमें तैतरेय याद कर लिया था आपने, सॉरी उसके बाद गोपद सतपथ का आपका दिक्कत रहा था। तो गोपद सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे? पंचदश, और गोपद सतपथ को लेकर के आपका डाउट रहा था कि भैया यहाँ पे गोपद और सतपथ, तो गो गाय अर्थ से निकल के आता था, यहाँ पे गोपद और सतपथ, सतपथ को ही तैतरेय बोलते थे। कंफर्मेशन के लिए बस करवा रहा हूं, ये हमने शायद करवा दिया था लास्ट में। इसी में याद कर लीजिए, उपनिषद भी जो है ना वो ब्राह्मण ग्रंथ जैसा ही है, ऐतरेय और कौशिकी, इसका आपका ध्यान रखिएगा, उपनिषद है। और देखा जाए तो आपका ऋग्वेद का कोई अरण्यक ज्यादा ज्ञात नहीं है, उसी को मान लिया जाता है, सेम ही मान लिया जाता है, और ब्राह्मण भी इसके सेम है। ठीक है,
ऐसा है, जनरली पूछा जो जाता है, वो आपको करा दूं, ज्यादातर पूछा जाता है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो लिखा गया हुआ है सामवेद पर। और छांदोग्य उपनिषद से जो हमें मिलता है वो 3 प्रकार के वर्ण आश्रम का ज्ञान मिलता है। बाद में जाकर के इसके काफी बार जाबलोपनिषद लिखा जाता है, वहां हमें 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन मिलता है, जो हमने आपको कल करा दिया था। याद रख लीजिएगा, सवाल पूछा जा सकता है, यही पूछा जाता है मेनली। और यही इसके जो अरण्यक है वो जैमिनीय, माफी चाहूंगा, ये उपनिषद कर लो, इसको हम क्यों बदलें, ये अरण्यक कर लेता हूं। अरण्यक में जो है ये जैमिनीय है। 2 चीजें यहां से इससे सवाल बनता है दोस्त। अगर यजुर्वेद का बोला जाए तो तैत्तिरीय तो है ही, इसका उपनिषद के अंदर आ जाता है मैत्रिणी संहिता, आपका मैत्रिणीय, और बाद में मैत्रिणीय उपनिषद, मैत्रिणीय संहिता भी लिखा जाता है, जिसमें स्त्रियों की स्थिति को बहुत खराब बताया जाता है, स्त्री को जुआ के समान बता दिया जाता है। और यहां से मैत्रिणीय संहिता याद रख लीजिएगा, यहां से निकल के आया हुआ है। यही सब सवाल बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। तो अगर अथर्ववेद में बोला जाए तो अथर्ववेद का कोई उपनिषद नहीं है, और इस पे अरण्यक भी ज्यादा कोई नहीं लिखे गए हैं, फेमस नहीं है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, खास करके मैत्रेय संहिता, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय, अरण्यक के विषय में, और ऋग्वेद में सारे सेम हैं। तो अब इसके बाद में आगे निकलता हूं, और अब हम देखते हैं ऋग वैदिक काल पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर चीजें क्या क्या हैं। तब हम उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना प्रारंभ करें। आपको मोटा मोटी चीजें याद हो गई ग्रंथों के विषय में, ब्राह्मण ग्रंथ, और ये भी आपको पता चल गया कि किससे स्रोत मिला। अब कैसे व्यवस्थाएं थी, थोड़ा सा उनको देख लिया जाए। व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए अब हमें, तो चलिए अब आ जाते हैं हम व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राजनीतिक जीवन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन क्या था, राजनीतिक समाज क्या था उसका। अरे एक बात बताओ, आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ऑप्शनल रखना है। किसी भी व्यवस्था को अगर हमें अध्ययन करना होता है, किसी भी व्यवस्था को हमें अगर स्टडी करना होता है दोस्त, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बिल्कुल श्री कृष्ण की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है, सही बात है। थोड़ा क्लियर लिखिएगा। सुमित चौधरी, पॉइंट वाइज नोट्स जो लूसेंट स्टाइल का होता है वो रिवीजन के लिए काम आता है। वो रिवीजन के लिए आपको मैं खुद भी रिकमेंड कर दूंगा लास्ट में। कोई भी रिवीजन के लिए 1 लाइनर बुक होता है, उसको पढ़िए लास्ट में। देखिए तैयारी का फिर थोड़ा सा समय लेना पड़ जाएगा मुझे, आप लोगों को क्योंकि बेस बनाना है। देखिए तैयारी में पहले आप बेसिक पॉइंट वाइज के बजाय एक थॉरो स्टडी करिए, उसके बाद एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करिए। हर एक चैप्टर पे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने के बाद मार्केट से कोई भी किताब उठाइएगा 1 लाइनर स्टाइल का, चाहे आप लूसेंट उठाइए, जीके की किताब आती है केबीसी की, चाहे वो आप उठा लीजिए, इंडिया जीके का भी कोई भी किताब आप उठा लीजिए, उसमें आपको 80 to 90% चीजें वही मिलेंगी जो आपको पढ़ा दिया गया है। फिक्स है, चिंता ही मत करिए आप। अब आपको अगर 1 लाइनर नोट से अगर मैं पढ़ा दूं तो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, फिर लूसेंट से भी पढ़ा दिया जाए। 1 लाइनर नोट्स आर नॉट सफिशिएंट। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। अभी मैं आपको बता रहा था प्यारे बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमें देखना होगा कि भाई राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही थी। तो सबसे पहले जब आप राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखिएगा तो आप समझिए, कुछ एक बातें और बता देता हूं। चर्चा हुआ उपनिषद का, तो उपनिषद कितने थे इनका संख्या जरूर याद करिएगा। उपनिषद की संख्या, वेदांत बता देता हूं आपको, इनकी संख्या, पुराण कौन कौन थे ये बता देता हूं, फिर आपको इफ पॉइंट है, फिर आपको जितने प्रकार के दर्शन थे, भारतीय दर्शन, प्राचीन भारतीय दर्शन, ये बता देता हूं, और उपनिषद वेद आपको बता ही दिया गया। तो वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण और आपका
दर्शन, इनके विषय में इनकी संख्या और इनका डिटेल पढ़ लीजिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक हम फटाफट करवा देंगे। वेद 4 आपका क्लियर है। अब किसी को पता है उपनिषदों की संख्या, तो फटाफट हमें बताते चलिए उपनिषदों की संख्या कितनी रही है? 33 से कितने उपनिषद रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 108। पुराण कितने रहे हैं? 18। वेदांग कितने रहे हैं? 6। दर्शन कितने हैं? 6। उपनिषदों की संख्या कितने? 108। ज्ञात उपनिषद कितने हैं? 12। पुराण कितने? 18। सबसे पुराने पुराण कौन से हैं? बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दर्शन कितने? 6। सबसे पुराना दर्शन कौन? वेदांत कितने? 6। सबसे पुराना वेदांत का पाठ कौन माना जाता है? और उपनिषद में अगर बात करें तो सबसे पुराना उपनिषद किसे माना जाता है? चारों का सबसे प्राचीन फॉर्म किसी को पता हो? ऐसे याद होता है, याद करवाना मेरा मकसद है। इनका संख्या आपने देखा और इसके बाद आप देखोगे इनमें सबसे प्राचीन यानी एंशिएंट्स। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। 12 क्या है सुमित चौधरी? 12 जो अभी आपका 108 है कुल उपनिषद है। 12 जो अभी वर्तमान तक हमें ज्ञात है और जिनका स्रोत उपलब्ध है। प्रसिद्ध कह सकते हो, वर्तमान ज्ञात उपलब्ध स्रोत कह सकते हो। कुल संख्या 108 रही, लेकिन इनका वर्तमान ज्ञात उपलब्ध स्रोतों में उपनिषदों की संख्या जो रही है हम मानेंगे कुल मिलाकर के 12। और कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए तो उपनिषदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों बोलना है आपको कि कितने हैं? 108। छांदोग्य उपनिषद क्या है आपका? याद रखिएगा। कठोपनिषद याद रखिएगा। जाबलोपनिषद याद रखिएगा आप। मुंडकोपनिषद याद रखिएगा आप। और करवाई देता हूं, आपसे याद तो कुछ नहीं रहने वाला है, नोट्स में है फिर भी आपसे याद नहीं होगा। तो देखिए कुछ चीजें। छांदोग्य उपनिषद की बात करूं, जो आपको याद है वही सब रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें। जाबलोपनिषद, कठोपनिषद, बृहत्कारण्य उपनिषद, इतने पे आधारित इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ना है। अब आप बताइए बृहत्कारण्य उपनिषद में मुंडकोपनिषद, ये भी पढ़ लीजिए, सबसे फेमस है। छोटे मोटे एग्जाम में यहीं से उठा लेते हैं क्वेश्चन। तो कम से कम 5 पॉइंट उपनिषदों से जुड़ा हुआ पढ़िए और ये पढ़ लीजिए कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों हो गई कुल 108, फेमस प्रसिद्ध 12। इसमें से हमें छांदोग्य, जाबलोक, कठोपनिषद, बृहत्कारण्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद के बारे में एक दो एग्जाम में आने वाले पॉइंटों का वर्णन करते चलना है। 12 और 13 में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कई सारे एग्जाम इवन यूपीएससी के पुराने प्रीवियस पेपर में जाएगा। 12 उपनिषदों का ही चर्चा मिला है अविनाश। अब क्या है कि ह्यूमैनिटी के क्लास में कभी गलत किसी को नहीं बोला जाना चाहिए, तो आप सोर्सेस थोड़ा मेंशन कर देते तो हमारे लिए भी आसान हो जाता। हमने जितने सोर्सेस अभी तक टटोले हैं अपने पुराने अनुभवों में और शैक्षणिक कार्यक्रमों में, उसमें यही प्राप्त हुआ है, देखिएगा। तो खैर, अब इन उपनिषदों में क्या क्या वर्णन है, तो सबसे पहले हम बात करें छांदोग्य उपनिषद। अगर आपसे छांदोग्य उपनिषद का बात बोला जाए तो आप ये बोलेंगे कि छांदोग्य उपनिषद से हमें क्या क्या जानकारियां मिली है जो जनरली एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका श्वेताश्वर उपनिषद भी देखिए, एग्जाम में आ चुका है, यूपी पीसीएस इसको भी पूछ चुके। एक और बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 66वीं बीपीएससी पीटी में 50 स्टूडेंट कम से कम ऐसे थे जो टेलीफोनिकली मेरे से टच पे थे और उसमें से 48 फेल हुए। क्यों?
वो खुद को बहुत ज्ञानी मानते थे और ये मान के चलते थे कि सर आप बहुत ज्यादा फैक्ट्स वैक्ट्स बताते हो, सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे, 5 बार रिवीजन करेंगे, पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन रिपीट होती है, करती है, कितना करती है समझिएगा, 10 से 20%, हम 20% मान लेते हैं, यानी कि 15 से 30 क्वेश्चन, इससे ज्यादा रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर करना होगा, एमपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर करना होगा, यूकेपीसीएस का प्रीवियस ईयर करना होगा, ये सब करना होता है। इन 3-4 राजस्थान पीसीएस वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब मैं कवर करवा रहा हूं आपको। इन 4-5 जेपीएससी में तो पेपर ही नहीं होता है, तो क्या प्रीवियस ईयर 2-3 साल का पेपर ही है जस्ट। ये 3-4 स्टेट्स का प्रीवियस आप ढंग से कवर कर लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, जिस किसी भी कंटेंट से आप पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज कर सकते, मैंने आपको करवा दिया है। नीरज कह रहे हैं कि जीसी, हम जनरली जीसी कहते हैं उसको, हम आपको करवा देंगे, जीसी भी करवा देंगे, लूसेंट भी करवा देंगे आपको। और आपको एक दो बुक और है, वो आपको बता दूं, जो हम आपको करवा दे रहे हैं, पूरा घटना चक्र आपको हम करवा दे रहे हैं। जहां जहां घटना चक्र कमजोर पड़ेगा वहां हम दूसरा बुक आपको कवर करवा दें। घटना चक्र कुछ सब्जेक्ट में कमजोर है, हिस्ट्री में घटना चक्र बहुत मजबूत है, प्रीवियस ईयर कवर कर लेता है, वो उससे क्वेश्चन मिल जाता है। तो समझिए इन चीजों को, आप कंटेंट समझना बहुत जरूरी है कि सवाल कहां से आते एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमने छांदोग्य उपनिषद का चर्चा करना है। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद की अगर मैं आपसे बात बोलूं तो सबसे पहले बताइए कि श्री कृष्ण का चर्चा हमें किस उपनिषद में मिलता है? श्री कृष्ण का चर्चा हमें किस उपनिषद में प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद से। हमें 3 प्रकार के आश्रम का चर्चा किस उपनिषद से प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद से। तो सबसे पहले कृष्ण का चर्चा छांदोग्य उपनिषद, सबसे पहले 3 प्रकार का आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद। ये 2 बातें बस छांदोग्य उपनिषद से आपको याद रखना है। जावलोपनिषद, जावलोपनिषद से हमें क्या मिलता है? जावलोपनिषद से हमें क्या शिक्षा मिलता, मतलब क्या जानकारियां प्राप्त होता है? आप ही बताते रहिएगा, फटाफट होता चलेगा। लास्ट सन्यासी आश्रम जोड़ दिया गया था। इसके अलावा देखो जावलोपनिषद जो है वो बाद में बहुत हद तक ये जैन दर्शन से और बौद्ध दर्शन से भी, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नहीं हो तो आप लिखेगा जैन दर्शन से, अगर जैन दर्शन नहीं हो तो बौद्ध दर्शन से, यानी जैनिज्म बौद्ध दर्शन से भी बहुत सारा ज्यादा प्रभावित रहा, बहुत बाद का उपनिषद है। अतः इसमें 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख आता है। जावल, एक बिन ब्याही मां और उसके संतान का कहानी है जावलोपनिषद में। ये क्या है? दार्शनिक ग्रंथ है, सारे उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। अब ठीक है, यम और नचिकेता संवाद सीधा सीधा करा देता हूं, आपसे पूछने में थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है मेरा, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता है मेरा भी और आप सभी का भी। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, बृहदारण्यक उपनिषद से अष्टोमा सद्गम्यम तमसोमा ज्योतिर्गम्यम, तमसोमा ज्योतिर्गम्यम का लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और बृहदारण्यक उपनिषद से क्या लिया गया है? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद ये लिया गया है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से आपका बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट आया है वो लिया गया है। प्रथम बार मोक्ष की प्राप्ति का चर्चा सबसे पहले हमें कहां मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति का चर्चा जो मिलता है वो हमें मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, बृहदारण्यक उपनिषद से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, और पंचोमा सद्गम्यम और अष्टोमा
सदगम्यम तमसोमा ज्योतिर्गम्यम का चर्चा, कठोपनिषद से आपका यम और नचिकेता का संवाद फेमस है। यहाँ से जावल वाला संवाद कहानियां जावलोपनिषद से, 4 प्रकार के आश्रम, छांदोग्य उपनिषद से आपका श्री कृष्ण का चर्चा और 3 प्रकार के आश्रम की बातें। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको ये चीजें सारी कवर हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो। आश्रम व्यवस्था, वेरी गुड। लास्ट सन्यासी, हाँ, पुनर्जन्म का हमें व्याख्या मिलता है, बिल्कुल सही है, सही है। वो मोक्ष की प्राप्ति उसके ही एडजस्टेंट बाद में आता है। क्लियर है? नोट्स में आपको ये चीजें आपकी दी हुई मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं वेदांत। तो वेदांत आपको सिर्फ लिखवा देने भर से काम नहीं चलने वाला है। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं आपको सिर्फ लिख दिया 6 पॉइंट यहाँ पे कि आपका देखो, उपनिषद को बोलते हैं वेदांत और एक होता है वेदांग। लोग कंफ्यूज होते हैं। जहां वेद खत्म हो जाता है जाके, वेदों का अंत का बाद का बातें खत्म होना नहीं, वेद के ज्ञान से ऊपर वेदांत, वेदांत। तो ये प्राचीन वेदांत दर्शन था उपनिषद। और नव वेदांत दर्शन क्या होता है? फिर से वापस देखो, दर्शन की चीजें बता रहा हूं, देखो आपको समझदारी विकसित करने में मदद मिलेगा। दर्शन समझिएगा, दर्शन होता है जीवन को, मनुष्य जीवन को समझने का पद्धति, शैली और जो लय, तारतम्य जिसको बोलते हैं। अब समझिएगा दर्शन में क्या हुआ। सबसे पहले अगर जीवन दर्शन देखा जाए तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी जाते हैं तो वहां जीवन का जो दर्शन का सिद्धांत निकल के आता नहीं है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाए, देखे जाए तो इहलौकिक सभ्यता थी। फिर उसके बाद हम वैदिक में भी आते हैं तो सभ्यता क्या रही? इहलौकिक, यानी मनुष्य जीवन को ही प्रधानता दिया गया। फिर आते हैं ये उपनिषद वाले, उपनिषद वाले आते हैं और वो वेदांत दर्शन, वेदों का अंत का दर्शन होता है वो कि नहीं यार, ये लौकिक नहीं परलौकिक बातों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और हमें जाना कहाँ है इस पे फोकस करेंगे, आए कहां से है और क्यों है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब जाना कहां से, यानी जीवन का जो पहलू है उस पर कम प्राथमिकता दिया गया, यानी मानव के बजाय मानव से बड़े चीजों पे ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद क्या होता है? वापिस आता है नौ वेदांत दर्शन। अब नौ वेदांत दर्शन आता है, इसके सबसे बड़े प्रतिपादकों में अगर आपको नाम बताना हो तो स्वामी विवेकानंद का ही नाम बताया आप आधुनिक भारत के 9 वेदांतवादियों में। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ जाने वाने का चर्चा मत करो, जो है वो आपका यह है, मानव सबसे सर्वोपरि है और मानव का सुख, मानव का सर्वश्रेष्ठ कर्म ही है अन्य मानवों की भलाई, यानी मानवतावादी और मानववादी दर्शन बदल जाता है। यही है बेसिकली उपनिषद। इसी के लिए कहते हैं इसको वेदांत, जहां वेदों का अंत हो जाता है। देखो चीजें बहुत लंबी है। हमें याद आ रहा है कि नीरज ने बोला था कि सर इतने घंटे में आप कैसे कवर कर पाओगे, तो दोस्त नीरज ऐसा है कि हम अगर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो मेंस लेवल की बातें होने लग जाएंगी। मेंस में तो लिखना होता है, लेकिन अगर हम अभी बात करें एक बार प्रीलिम्स में 120 नंबर के लिए, तो मेंस में तो वैसे ही नहीं लिखना होगा अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है आप लोगों का। तो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पिछले बार भी दर्शन से सवाल आया था। हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर आपका बुद्ध बौद्ध दर्शन जैन दर्शन से ही पूछ रहे हैं, बुद्ध धर्म जैन धर्म से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, और हिस्ट्री में एकदम 50 नंबर का एक दर्शन का क्वेश्चन रिलेट कर ही दिया जा रहा है। तो जब वहां पे हम पहुंचेंगे तो देखेंगे, फिर भी मोटा मोटी आइडिया हम आपको दे देते हैं। और जो इनमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ जिनको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर ही रटना है, इसका मतलब आप बीपीएससी क्लास के बजाय हो सकता है बाद में आपको कोई छोटा मोटा एसएससी का जीके वाला क्लास कोई करवाते हो आपके गली मोहल्ले में, वहीं पढ़ लो यार, वो धीरे धीरे करके लुसेंट रटवा देते हैं आपको। लेकिन उससे आपका बड़े एग्जाम में, ना बीपीएससी में ना सीडीपीओ में, इन दोनों एग्जामों में आपका काम नहीं बनेगा, तय कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अब हम किस पे आ जाते हैं? वेदांत पे आ जाते हैं, वेदों के अंग, वेदांत नहीं वेदांत। तो जो अभी हमने आपको बात बताया वो सब समझ में आया, उस पे चलना भी जरूरी है आपसे। मानूंगा शाकिब व शर्फी जी राजेश कुमार के आईडी से चल रही है। राजेश कुमार जी अपने क्या कहते हैं करंट अफेयर जीके के प्रोमिनेंट फैकल्टी हैं, और जो सेटअप है जिस टैब से अटैच करके
टेचमेंट को हम पढ़ाते हैं, पूरा टेक्निकल सेटअप है जो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा कम टेक्निकल हूँ तो मैं बीटेक, लेकिन पुराना बीटेक हूँ 2005-9 ट्रिपल आईटी ग्वालियर, तो थोड़ा सा इस वजह से उनके आईडी से पढ़ा रहा हूँ। मेरी आईडी पे टीचमेंट बना है, लेकिन मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो राजेश कुमार नहीं हूँ वर्तमान में। पुनर्जन्म ठीक है, नचिकेता यम, आश्रम व्यवस्था छांदोग्य ठीक है क्लियर है, फैक्ट से याद हो रहा है। साउंड प्रॉब्लम विपुल नहीं आ रहा है, आप विपुल कुमार बेटा वाले वही है होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो साउंड तो मैं एक यहाँ पे डिवाइस लगा के रखता हूँ, ऑफिस तो बगल में ही है, वहां बच्चे बैठ करके हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल लुक आफ्टर करती है पूरी क्लास को। उसमें राजेश सर, एक दो और लोग और भी हैं। कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमें खुद ही आके बताते हैं। तो खैर चलिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि वेदांत में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त और छंद। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आता है कल्प। कल्प छंद को आप एक साथ रखिए, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषी को आप एक साथ रखिए। ये वेदों के अंग बनाए गए। वेदों के अंग क्यों बनाए गए? सबसे पहले तो याद रखिए, गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। वेदांत कितने हैं? 6। ऑर्डर से बात करें तो व्याकरण, फिर शिक्षा, फिर ज्योतिषी, उसके बाद निरुक्त, छंद और कल्प। व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिषी, ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे है वेदांगों का, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑर्डर में जाने का ज्यादा नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ठीक है, ओके। तो आपको 6 प्रकार के वेदांग हैं। वेदांगों में बस ये याद रखिएगा कि वेदांगों की संख्या 6 है। इनमें से कौन वेदांग नहीं है, ये सवाल आता है। 5 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन, एक ई रहेगा और आपको बताना रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन इन वेदांग। उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो 6 आपको याद होना चाहिए। 6 में क्या क्या है? तो ये आपका मुख से जुड़ा हुआ है, ये ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, इनके एप्लीकेशन विवेक से जुड़ा हुआ है, निरुक्त जो है जो उसके बाद भाव से जुड़ा हुआ है, कल्प जो है और आपका समग्र जानकारी जुड़ा हुआ है, छंद जो है वो गायन शैली, गायकी और पद विद्या से जुड़ा हुआ वेद की जो पार्ट है। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ द थिंग्स को अलग अलग तरीके से सिलेबस होता है, उसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है ना, वो है। अब पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण है ना, नारद पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, ये सब है, स्कंद पुराण। 18 पुराण है। और जब खास करके हम पुराणों का चर्चा मौर्य और गुप्त पढ़ेंगे तब आएगा। और पुराणों का विकास भी बहुत हद तक हुआ था, वो गुप्ता एरा में ही हुआ था, तो वो अभी का चर्चा का हिस्सा ज्यादा है नहीं। अब आते हैं दर्शन। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको दर्शन पढ़ा दें। इस बार भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी में दर्शन पर आधारित, और संयोग से मेरा गेस्ट क्वेश्चन था दर्शन। अब कितने प्रकार के दर्शन है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन छाट के इंपॉर्टेंट चीजें करा दे रहा हूं आपको। अब देखिए दर्शन कितने हैं, दिखाई दे रहा है आपको। सबसे प्राचीनतम दर्शन आपसे पूछा था, खैर सबसे प्राचीनतम आपसे पूछा यहाँ से वेदांग। तो वेदांग में आपका क्या कहिएगा, कहां से चलेंगे? सबसे पुराना वेदांग अगर आपसे पूछा जाए, वेद का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे एंशिएंट पार्ट अंग कौन सा रहा है, तो आपका उत्तर निकल के क्या आना चाहिए? तो यहां से आपका शिक्षा। अब वहां से अगर हम बात पूछे आपसे कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मत्स्य पुराण। और दर्शनों में सबसे प्राचीनतम भारतीय दर्शन कौन सा है, भारतीय दर्शन? तो सांख्य। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, और इसी ऑर्डर में ही याद करिएगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य, योग, न्याय और उसके बाद वैशेषिक और मीमांसा और न्याय। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएसएससी में भी क्वेश्चन आया था इससे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और आपका लास्ट में हो जाता है वेदांत।
वेदांत। वेदांत दर्शन आपको पहले बता दिया। वेदांत दर्शन जो है उपनिषदों से की बातें हैं और सबके जो प्रवर्तक, संस्थापक तो नहीं कहते यहाँ पे, सबके इसके जो मेन जो उसके गुरु हुए, प्रवर्तक हुए, इस दर्शन शास्त्र को बताने वाले, लिखने वाले, संकलित करने वाले, इस पे कर्म करने वाले, इसको पढ़ाने वाले कौन हुए? तो सांख्य दर्शन आपको याद है तो ऑप्शन में लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। कपिल मुनि, योग दर्शन, फटाफट बताते चलिए, पातंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद, मीमांसा जैमिनी, और वेदांत बाद नारायण। किसमें क्या है? ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब याद करने का विषय बचा। शिक्षा काल, व्याकरण, युग, छंद, ज्योतिष, बहुत बढ़िया बात है। आदर्श राज, आपके नंबर भी ठीक आए मेरे एक्सपेक्टेशन से। साउंड बढ़ा लीजिए, हम यहां से साउंड बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। चलिए, जो हमारे पास माइक्रोफोन और डिवाइस लगा हुआ है उससे हम मैक्सिमम कर देते हैं। थोड़ा सा रुकिए और हम देख लेते हैं और क्या तरीका हो सकता है साउंड को सही करने का। साउंड सही कर दिया गया है, मैक्सिमम कर दिया गया है। अब पहले से थोड़ा साउंड आपका बेटर है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन से ही बुद्धिज्म निकलता है। शून्य शाम सन्यासी इन्हीं का था। योग दर्शन गुरु पातंजलि, इसमें यह मान्यता दिया गया है कि हम यौगिक क्रिया और तपस्वी के गुणों से और अपने नियंत्रण से ज्ञान इंद्रियों पे बल देते हुए इसमें पूरा दर्शन बताया गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम, संयोग से बिहार से ही थे सारे, खास करके ये ऋषि कनाद। परमाणुवाद वो कहते हैं, यहीं से सबसे पहले अगर पूछा जाए परमाणु एटम, परमाणुवाद का जनक कौन है तो ऋषि कनाद। ऋषि कनाद वैशेषिक दर्शन प्रणेता, और प्रणेता भी कहते हैं शब्द। मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है समीक्षा, खोज, है ना। मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत उपनिषद बाद नारायण। तो याद हो गया आपको। हमने सारे वेदांत याद किए, पुराण याद देखा, पुराणों का नहीं देखा क्योंकि गुप्त काल में देखेंगे हम। दर्शन 6 के 6 हमने समझे, उपनिषद जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देखा, और कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि ऋग वैदिक जानकारियां हमें जो मिल रही हैं उसमें ये ऋग वैदिक जानकारियों से प्रभावित जितने प्रकार के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है उन सब का हमने डिस्कशन किया करते हैं। और अब हम सीधे आ जाते हैं जो हम देखना चाह रहे थे पहले से कि भाई राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ देखेंगे उसके बाद आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था के बाद देखेंगे हम धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। किसी भी सभ्यता या किसी भी वंश या किसी भी आपका धर्म या किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ने का तरीका यही होता है। कल भी आपसे ऑप्शनल क्या हमने गाइडेंस दिए, चॉइस मंगवाया था, जितने लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल है वो हिस्ट्री पढ़ना सीखें। हिस्ट्री जो आपको पढ़ना होता है वो किसी भी जगह की सभ्यता, किसी भी वंश का धर्म, वंश का धर्म कह रहा हूं, किसी भी भौगोलिक मतलब भूमि का धर्म वगैरह देखना होता है डिटेल में। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बाद सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बाद आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक के बाद देखते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। उसके बाद अंत में देखा जाता है कि एकदम सामान्य जनजीवन वहां का कैसा था, सामान्य जीवन में लोग कैसे रहते थे। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऋग वैदिक काल में। तो देखिए, ऋग वैदिक काल जो है कुल मिला के वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया है, लेकिन नगरीकरण के पतन के स्वरूप आया है। तो वो एक पशु पालन, कबीलाई, यानी कबीलाई वो नहीं, कबीले वाला व्यवस्था, पशुपालन वाला व्यवस्था, या यावर व्यवस्था वाले लोग थे, है ना। अधिशेष हुआ नहीं था संपत्ति का। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सारा।
भवन और भूमि में आपका भूमि को राजत्व के सिद्धांत से जुड़ा नहीं गया, जमीन राजा का नहीं होता था, जमीन जनता बराबर तरीके से खुद की मानती थी, कृषि का विकास बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, बस खाने पीने के बराबर कुछ उपज गया तो ठीक है, बाकी दूध कंद मूल और मांसाहार भी कर लेते थे। समझ विकसित होगा आपको इन सब चीजों से। तो बताओ राजनीति कैसा होगा? तो अब राजनीति में सबसे छोटा तो था वो परिवार ही था, परिवार से कुल पे आते थे, कुल से देखो हम ग्राम पे चले जाते थे, विष आता था, जन आता था, ये मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे है, ऊपर वाला छोटा है, ये छोटा इकाई और ये बड़ा इकाई। सबसे पहले सेटअप समझिए कि सेटअप क्या था। अब परिवार में कुल में क्या होते थे? गोत्र का संकल्पना आ चुका था, गोत्र मंडल ही था एक, दूसरा मंडल में ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है जो वहां नहीं आया था। गोत्र की संकल्पना आ चुका था ऋग वैदिक काल में, पर इतना गहरा नहीं हुआ था। गोत्र को की गहराई जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब यहाँ गोत्र से क्या संबंध था? गोई प्लस त्र से है, आपका इत्र से है। इससे संबंध ये होता है कि जहां एक ही जगह जिन लोगों का गाय का लालन पालन होता था, और गो से यहाँ गाय से है, और गाय यहाँ इस अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। अहन्या, न मारने योग, जिसका हम हत्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मार नहीं सकते हैं, यानी कि न मारने योग अहन्या। अब यहाँ जब यायावर थे, पशुपालन कर रहे थे, तो इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र पशु, उपयोगी पशु गाय ही पूरे अर्थव्यवस्था का स्रोत है। अधन्या कहते हैं, गाय से जुड़ा हुआ ही सारा बात है। गोधूली की बेल आसाम को गाय बोलते हैं, गविष्ठी गाय के खोज के लिए युद्ध हो जाता है। अब गाय से जुड़ा हुआ गोत्र है, एक ही लोगों का गाय जहां बनता है, जहां चरता है, जहां लालन पालन होता है, एक ही लोग कबीलाओं में गाय से जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो सभी एक गोत्र के कहलाते हैं। यदि हमारा आपका सभी का गाय एक ही जगह लालन पालन होकर बड़ा हो रहा है तो हम सब सगोत्रीय हो गए। बाद में इस गोत्र के कंसेप्ट को बदला गया और गोत्र को पैतृक बना दिया गया। पहले ना समाज, समझिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूं, वर्ण व्यवस्था भी है जैसे, तो वर्ण व्यवस्था डायनेमिक था। क्योंकि एक बालक कहता है, इसमें एक चर्चा आता है ऋग्वेद के अंदर, एक बालक कहता है कि मतलब मैं कभी हूं, मेरे पिताजी जो है वो चिकित्सक है और मेरी मम्मी आटा पीसती है, चक्की चलाती है। इसका मतलब है कि अलग अलग वर्ण में एक ही परिवार के लोग होते थे, यानी डायनेमिज्म था, गतिशीलता बनी हुई होती थी वर्ण व्यवस्था में। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की सिचुएशंस थी। वर्ण व्यवस्था तो है वस्तुतः, लेकिन रिजिड वर्ण व्यवस्था, यानी कि बिल्कुल ठोस, जटिल और रूढ़ वर्ण व्यवस्था नहीं था। वर्ण व्यवस्था में जिसको बोलते हैं गतिशीलता बना हुआ था, डायनेमिज्म बना हुआ था। तो वर्ण व्यवस्था के बेसिक आइडिया भी मिल रहा है, इंटरफेस मिल रहा है। लास्ट अपने पास 5-10 मिनट है, उसमें पूरा इंटरफेस देना चाहता हूं आपको इन चीजों का, ठीक है। उसके बाद आपने समझा कि भूमि पे राजा का अधिकार बिल्कुल नहीं होता था, कृषि हो नहीं रहा है तो राजा के पास कोई टैक्स नहीं आएगा, कर नहीं आएगा, समुचित कर व्यवस्था नहीं था। राजा ने बलि का सिद्धांत बना दिया था, जो राजन होते थे कि स्वेच्छा से जो दान कर सकते हो वो बलि हो जाएगा, तो बलि ही कर व्यवस्था का एक हिस्सा था। तो इस तरीके से सेटअप आप ओवरऑल समझा रहा हूं। अब उसके बाद जहां तक धार्मिक व्यवस्था है, तो वैदिक सभ्यता जो है उनका धार्मिक व्यवस्था पर ही आधारित था। विभिन्न प्रकार के देवताओं का बहुदेववादी, एकेश्वरवाद भी कहते हैं इसको, लेकिन बहुदेववादी 33 करोड़ देवी देवताओं का तो कहते हैं ऋग्वेद में कि वर्णन मिल जाता है। 3 प्रकार के थे, धरती पे आपका, जल का, आपका आकाश का, देवताओं का, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको बता देंगे। तो अब जो धार्मिक समाज था, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि वहां पे कृषि का अभाव नहीं था, इसलिए आर्य समाजी, सॉरी माफी चाहूंगा, आर्यसी नहीं कह सकते इनको हम, वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता वाले जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वस्तुतः कई सारे इसमें हिस्टोरियंस हैं, खास करके जो बाद में लिखे हैं, जेम्स विल्सन कहते हैं कि भाई वो ज्यादातर, लेकिन वो शाकाहारी थे। मांसाहार तभी वो ज्यादातर ग्रहण करते थे जब भोजन के अभाव में होते थे, या फिर युद्ध वगैरह के दरमियान। तो खैर अभी वनस्पत चीजें हैं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे तो उत्तर बोलेगा कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। अब अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि भाई जब गाय की इतनी प्रधानता थी, परिवार का ये इकाई था, तो ये क्या है? तो ये परिवार, ये कुल हो गया, ग्राम बन गया, बहुत सारे ग्रामों से 20 यानी कि आपका
जरा संबंधी बनता है, जन यहाँ से आपका राजन का प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद वेरी लास्ट में राष्ट्र बनता है। राष्ट्र का एक ही बार वर्णन होता है, ऋग्वेद में राष्ट्र का वर्णन होता है, बट एक ही बार वर्णन होता है। अब देखिएगा यहाँ से सबसे आखिरी सबसे बड़ा राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आ गया था। इससे पहले जन होते थे, जन के सुप्रीमो को राजन बोला जाता था, राजन के बाद जाकर के आप यहाँ से उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे राष्ट्र और चक्रवर्ती सम्राट वगैरह का आपका चर्चा शुरू होने को होता है, तभी जाकर के फिर मौर्य वंश और मगध का प्रादुर्भाव वगैरह होता है। उत्तर वैदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक काल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये गाय की जो महत्ता थी वो आपको समझ में आ रहा है। समाज कैसा था? कबीलाई समाज था, क्षमता मूलक समाज था। पशुपालन में गाय को अभन्या बोलते थे। खेती का वर्णन मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में खेती का उल्लेख है। और 7वें मंडल में कृषि कहाँ लिखा हूं मैं? हाँ, कृषि 7वें मंडल में एक दो जगह नहीं, सॉरी 7 जगह टोटल वर्णन मिलता है, और 7वें मंडल में ही थोड़ा बहुत वर्णन है कृषि का। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से कृषि इनका नहीं था। 24 बैलों से एक हल जोतने का काठक संहिता काठकोपनिषद पर आधारित है। काठकोपनिषद पर आधारित है काठक संहिता। वहां 24 बैलों से हल खींचने का आपको बात आता है। तो कृषि था, महत्वपूर्ण नहीं था। पशुचारण पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था रही थी उनकी। और समाज में स्त्री की अगर बात करें समाज समझने के लिए, तो समाज में स्त्रियों का दशा ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छा था। मैं आपसे बताऊं तो फिर धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में गिरने लग गया। यहाँ यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तर देवता की बात हम कह रहे हैं उत्कालोपनिषद में, ऋग्वेद से लिया हुआ पाठ में। उसके बाद मैत्रेयी संहिता आते आते हम कहने लग जा रहे हैं यहाँ से मैत्रेयी उपनिषद के अंदर कि भैया नारी जुआ के समान है और स्त्री के जन्म पे शोक मनाना चाहिए, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद और नीचे सिचुएशन आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आगे नारी का दशा सुधरने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मौर्य काल पितृसत्तात्मक ही रहता है, पहले से मातृसत्तात्मक थे, वैदिक काल में भी यही रहा। फिर थोड़ा डाउन हुआ, ऊपर गया और डाउन हुआ, फिर आपका बाद में फिर जाकर के धीरे धीरे अब प्रयास मध्यकाल तक डाउन नहीं होता गया। अब जाकर के प्रयास किया जा रहा है नारी के दशा को सुधारने का। तो नारी का दशा जो ऋग्वैदिक काल में था, सिंधु घाटी सभ्यता में तो खैर वो मातृसत्तात्मक समाज है। वैदिक सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक नहीं है, ये पितृसत्तात्मक समाज है। समझिए इस चीज को, क्योंकि भैया यहाँ पे महिलाओं को इज्जत दिया गया है, महिलाओं को अभिशाप जैसा अभिशप्त परित्यक्त नहीं बोला गया है। लेकिन हाँ, पर्दा प्रथा और सती प्रथा ऐसा कुप्रथाओं का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। अब सभा और समिति का जहां तक बात आएगा आगे जाकर के, उनमें महिलाओं का स्थान भी है। उसके बाद आपका सभा में है और आपका विदत आता है, विदत में है, समिति में जनरली नहीं रहता है। समिति कुलीन लोग मतलब सम्राट लोगों का, उच्च लोगों का नहीं रहता है। एक एक करके चीजों का डिस्कस कर दिया जाएगा, तो स्त्रियों की स्थिति के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। कुछ नाम है आप याद रख लीजिएगा। स्त्रियों में अपाला, घोषा, विश्वास, विदुषी, अपाला, घोषा, इन सब का चर्चा मिलता है काफी। इनके पढ़ाई लिखाई विद्वता का, गार्गी, याज्ञवल्क्य वाला संवाद, इन सब का चर्चा मिलता है। यानी स्त्री शिक्षा प्राप्त करती थी, समकक्ष थी। और ये अलग बात है, समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को सिर्फ घर का मैनेजमेंट तक रखा गया था ज्यादातर हिस्सों में। लेकिन उन्हें विदत करके, सबसे पुराना संस्था क्या होता है? विदत। विदत में जो था महिलाओं का, और अब सभा समिति की बात करेंगे तो मतलब मोटा मोटी आपको एक ज्ञान देना चाह रहा हूं। अब उत्तर वैदिक काल आते आते चीजें बदलेंगी, है ना। ऐत्रेय में पुत्र पुत्री, ऐत्रेय तक तो ब्राह्मण में पुत्र पुत्री को समान रखा गया था, उपनिषद काल आते आते फिर चीजें बदल गई थी। तो क्लियर हो रहा है, ये सब ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं आपको, ताकि कल के क्लास में सीधा सीधी बातें पढ़ा करके हम आपका एंड कर सकें। अब दूसरी बात नदियों का आपका इसमें, तो नदियों का भी बहुत ज्यादा योगदान था। सप्त सैंधव से ही सभ्यताएं निकली हुई थी, क्योंकि उसी क्षेत्र में रहे। आर्यन वैदिक सभ्यता का भूमि ही वही रहा है। तो नदियों में देखेंगे बिहार से जुड़ा हुआ एक नदी का भी चर्चा आता है वेद के अंदर, वो गंडक, गंडक का नाम दिया जाता है शादानीरा। उसके बाद आपका पारुशनी, पारुशनी हो गया, फिर से आपका रावी नदी वाली बात। उसके बाद शतुद्री, शतुद्री हो गया, सतलज नदी की बात हो जाती है, समझ रहे हैं। विपशा हो गया, ब्यास नदी की बात हो गई।
कितनी नदियों का टोटल चर्चा इसमें आपको मिलता है? तो सप्त सैंधव प्रदेश का चर्चा मिलता है, आपका गंगा का चर्चा मिलता है, यमुना का चर्चा मिलता है, 1 बार और 3 बार। गंगा यमुना का ज्यादा चर्चा नहीं है। वैदिक संहिताओं में सबसे पवित्र नदी का जो बात बोला गया है वो सरस्वती नदी को बोला गया है, माँ देतमा बदेतमा वगैरह बोला गया है। सबसे ज्यादा चर्चा जो मिलता है वो आपका सिंधु नदी का यहाँ पे भी मिलता है। तो ये चीजें जो आपका है वो अलग से भी कवर करवा दूंगा। इसमें और नदियों का बात बोले, पारुसनी नदी, रावी को आपको बता ही दिया, गंडक सदा नीरा बता दिया, ब्यास सतलज, सरस्वती को स्विता बोलते हैं, मातेत्मा बोलते हैं, नदित्मा बोला जाता है, चिनाब को शकनी बोला जाता है, सिंधु को संदर्भी बोलते हैं, झेलम को विस्ताता बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखने वाली बात है, विस्ताता, झेलम, विस्ताता, विप्शा, ब्यास, सतुद्री, सतलज, सिंधु को सिंधु ही बोलते हैं, यानी सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब का इसमें ज्यादा का वर्णन नहीं है। गंगा और यमुना, गंगा का गंगा ही, यमुना का वर्णन आपको बाद में मिलता है थोड़ा सा 3 जगहों पे। तो ये नदियों का इनका संयोजन है। नदियों से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है? तो नदियों से जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि नदियों के आसपास में इनके कबीले होते थे और नदियों से कबीलों का अब पांच जन्य कबीले थे। अब 5 तरीके के थे, 5 जन्य कबीले थे और 5 इधर। तो जिन्होंने सिंधु के उस तरफ थे आपका वो अलग, और पंजाब की तरफ इस पाठ हिस्से में थे ये अलग। 10 कबीलों का टोटल संघ था इनका। वहीं 10 कबीलों के संघ से राजा सुदर्शन लड़ते हैं, उसे दशरागियों का युद्ध कहते हैं। वहां से जाकर के चीजें और बदलती है और एक वैदिक काल में उन सबका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको एक बेसिक इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा और आप वैदिक सभ्यता के समाज से जाकर के थोड़ा बहुत अपने आप का जुड़ाव महसूस करने लगे होंगे कि एक ऐसा समाज रहा होगा। इसके